हाँ भाई प्यारे बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक। तो 11th क्लास में आ गए हो और ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, एक्चुअली ये 11th क्लास में आके एक बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है हमारी लाइफ में कि यार पढ़ूं कैसे। मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूँ। देखो, मैंने 11th और 12th में क्या गलतियां करी, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने कैसे अपने टाइम को कट शॉर्ट किया। तुम्हें मैं एक रियलिटी बताऊं, 11th क्लास में कुछ सब्जेक्ट्स बड़े टफ माने जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, है ना। वन ऑफ दी टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है हमको 11th और 12th में। और केमिस्ट्री, अभी तक फर्स्ट टर्म नहीं दिया, फर्स्ट टर्म देने के बाद बहुत कुछ बदलाव महसूस होंगे 11th और 12th में आके कि भाई यार है तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, बायो और मैथ्स आसान लगती है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं सुपर मेडिकल से हूँ। सुपर मेडिकल तो जानते हो ना, मैथ्स और साइंस दोनों। तो मैंने मैथ्स और साइंस दोनों एक साथ झेली है। 11th और 12th मैंने दोनों भाई मैथ्स और साइंस से किया, कोई प्राइवेट फॉर्म डाल के नहीं किया है। ठीक है, तो ये बता दो, मेरे पास मेन सब्जेक्ट जो थे 5, वो कौन कौन से थे भाई? मैथ्स, ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना इंग्लिश। ठीक है, ये मेरे पास 5 मेन सब्जेक्ट थे। अब पांचों मेन सब्जेक्ट्स में, इन दोनों सब्जेक्ट्स में कई जगहों पे दिए ही नहीं जाते, लेकिन मैं सैनिक स्कूल से हूँ तो ये दोनों सब्जेक्ट मुझे दिए गए। सैनिक स्कूल का रूटीन भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो समझना जरा अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ को थोड़ा सा एक बार मैच करना कि सर ने अगर ये चीजें मैनेज कर ली तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई ने या फिर सर मानते हो, जो मानते हो वैसे मान लो। मैंने अगर मैनेज करी तो तुम कैसे कर सकते हो, मैंने कौन सी गलतियां करी जो नहीं करनी चाहिए थी, और कौन से काम अच्छे अच्छे अपनाए जो तुम्हें अपना लेने चाहिए पहले ही। जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा, धीरे धीरे सीखा, वो आज तुम फटाफट वीडियो में लेके जाओ और देखो भाई क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो फिर मैथ्स और बायो एक साथ लेना, मतलब सुपर मेडिकल लेना, और उसके बाद दोनों चीजों को सेम पेस से रगड़ना और एट लास्ट 90+ % लेके आना। ठीक है, इतने काम तो कर लिए। इतने काम करने के साथ साथ देखो करा कैसे मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, 12th में तो 90+ बन गई, बन जाती है आसानी से। 11th थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, जो मुझे फील हुआ। ठीक है, 11th क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, क्यों? क्योंकि 10th क्लास में सिलेबस थोड़ा सिंपल था, है ना, आसान था। इस साल आके भाई दुनिया बदल गई हमारी। 11th में आते ही सब कुछ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लगने लग गया यार। जो हमारी पहले साइंस की एक किताब पतली सी हुआ करती थी, अब वो इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की 2 किताबों में, केमिस्ट्री की इससे भी मोटी मोटी 2 किताबों में पहुंच गई, और बायोलॉजी इतनी इतनी मोटी किताब में पहुंच गई, एक मोटी किताब है। ठीक है, तो जो हमारा साइंस का सिलेबस इतना सा था, वो साइंस का सिलेबस ही इतना पहुंच गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ कि भाई पहले तो आसान था, अब मुश्किल हो गया। रटते हैं, चीजें भूल जाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं। भूलना भाई स्वाभाविक है, नॉर्मल है, लेकिन रटना है ही नहीं। जो हम गलतियां करते हैं, तुमने भी करी, कर रहे हो, मैंने भी करी थी गलतियां, वो गलतियां नहीं करनी, रिपीटिशन मोड पे नहीं लेके आना। हम सब एक ही रास्ते क्यों चले भाई? किसी ने पहले गलतियां करी थी, समझदार लोग वो है ना जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो तुम मेरी गलतियों से सीखो, जो मैंने करी, जो मैंने गड़बड़े करी, काश वो गड़बड़े ना करता तो आज हम भी 98 99 की लाइन में होते, शायद होते। ठीक है, पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। अब ये रिग्रेट का पेन है यार, तो दिक्कत तो देगा ही देगा, है ना। खैर, तो मैं रिग्रेट का पेन नहीं झेलने दूंगा। आज तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेके आया हूं जो मैंने करा वो तुम्हें नहीं करना। और मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं 12th के आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर 12th नीट निकालना है। मैंने खुद ने एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर 12th निकाला था, तो ऐसा कोई खास खेल नहीं है। नीट भी मेरे सही नंबर थे, 485 नंबर थे, नीट भी दिया है मैंने। ठीक है, बीएमएस कॉलेज मिला था हमारे टाइम में। खैर, लीव दैट क्वेश्चन, वो कोई ऐसी खास अचीवमेंट नहीं जो मैं आज सुनाऊं तुम्हें, बस गलतियां मेरी देख लेना भाई। 11th क्लास में जब मैं आया था तो मैंने कुछ गेम्स पे फोकस करना शुरू किया। फिजिक्स मुझे किसी ने बोला कि यार न्यूमेरिकल मत देखो, न्यूमेरिकल में कोई ऐसा खास नहीं रखा, डेरिवेशन पढ़ लो। सबसे पहले मैं इसे ले रहा हूँ, डेरिवेशन पढ़ लो, काम हो जाएगा। डेरिवेशन रट लो, काम हो जाएगा। नहीं होता डेरिवेशन रट के काम। सबसे पहली चीज तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका समझ लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का बता दूंगा, मैथ्स तो है ही है अपना, उसका अलग से बताऊंगा। ठीक है, जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पैटर्न क्या है भाई, अगर सर आज पढ़ाने वाले हैं, आज कुछ भी तैयारी होने वाली है, उसको पहले एक दिन पहले जस्ट 15 मिनट्स लगाओ, टॉपिक्स अपने क्लियर करो। कैसे क्लियर करोगे? एनसीईआरटी की नई बुक किसी बच्चे के पास है, तुम्हारे दोस्त के पास, किसी फ्रेंड के पास नई एनसीईआरटी बुक्स है अगर बच्चे, तो क्या करो, उसकी नई एनसीईआरटी बुक से टिक लगा लो अपने में टॉपिक। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट डे वही टॉपिक चलने वाला है।
2 पेज आगे के रीड मार लो, 2 टॉपिक्स आगे के रीड मार लो, बस मैंने रीड मारने के लिए बोला और कुछ नहीं। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तुम्हें पता लग जाना चाहिए ए आ रहा है, जी आ रहा है, टी आ रहा है, यू आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है भाई पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बस सुना हुआ होना चाहिए। इससे क्या होता है क्लास में अटेंटिव हो जाते हैं। ठीक है, रटने का सिस्टम नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक्चुअली फिलहाल में तुम बोल सकते हो रटने का, लेकिन क्या तरीका है वो समझना जरा, उसके बाद अलग दुनिया में पहुंचोगे। ठीक है, अगर बहुत बेसिक पे भी हो तो ऊपर पहुंच जाओगे। 15 मिनट 2 टॉपिक्स को, 3 टॉपिक्स को जो कल से करा सकते हैं वो पढ़ लिए फटाक से। और ये नाइट का काम है तुम्हारा, रात में। अगले दिन सुबह उठे मस्त से स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर के आने से पहले एक टॉपिक को रीड मार लो जो उन्होंने कल पढ़ाया था। ठीक है, रीड बिफोर द क्लास। क्लास में अटेंटिवली सुनो। 11th क्लास में मैंने तो कई क्लासें, फिजिक्स की तो नहीं, खैर मैं कहता फिजिक्स में बहुत अटेंटिवली लेता था। केमिस्ट्री में मैंने कई क्लासेस सो के निकाल दिया 11th क्लास में। ठीक है, जो मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है। आज मैं इनमें से कोई भी सब्जेक्ट बोलो सारे पढ़ाता हूँ। 10th क्लास तक तो साइंस, एसएसटी, मैथ्स तीनों रगड़ता हूँ बढ़िया तरीके से। 11th 12th को मैं मैथ्स, बायो, फिजिक्स तीनों पढ़ाता हूँ। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि बस खाली कह दिया। रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता हूँ। इनके तो मेरे पास कंपटीशन वाले बच्चे आते हैं बायो और फिजिक्स के, मतलब नीट और एनडीए वगैरह के बच्चे आते रहते हैं। नीट के जाता है मेरे पास एक्चुअली। मैथ्स की मैं नीट की सीयूटी की तैयारी करवाता हूँ, तो मैथ्स के बच्चे मेरे पास आते हैं। तो ये पढ़ा रहा हूँ भाई, इनमें मैंने टाइम दिया, इसमें कभी टाइम ही नहीं दिया ढंग से, सो गया, वो नहीं करना। क्लास जब स्टार्ट हो तो प्रॉपरली ध्यान से सुनना है। क्लास चल रही तो सुनना है। जो गलती नहीं करनी, मैंने करी थी 11th में करी थी, 12th में नहीं करी। तो भाई परसेंटेज तो दुनिया को तो दिख रही अच्छी, मुझे पता है ना मैं अंदर से वीक हूँ, है ना। तो तुम्हें पता रहेगा यार 11th क्लास में गड़बड़ कर दी, फिर भाई उधर नीट में नंबर नहीं खींच ही नहीं मिलते। मेरी तरह जाके अटक जाओगे 400, 450, 500 नंबर तक जाके अटक जाओगे, उसके आगे नहीं खींच मिलेगा। मैंने 3 महीने तैयारी करी थी 12th में, इतनी ठीक ठाक परसेंटेज लाने के बाद, अच्छी तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक परसेंटेज लाने के बाद भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो क्लास में अटेंटिवली सुनना है। जब सर पढ़ा रहे हो क्लास में, सर के जाते ही एक बार टॉपिक्स को जरूर देखना है। ठीक है, वॉच करना है उसको। ठीक है, दोबारा से ये तुम्हारा वॉच करने का टाइम है बस 1 मिनट का। 1 मिनट उसको देखना है, जिससे कि क्या होता है ना, क्लास में कभी कभी पढ़ते ही क्लास में सर ने टॉपिक खत्म करा, दिमाग से टॉपिक निकल जाता है यार सर ने क्या पढ़ाया था। वो अगर तुम्हें प्रॉब्लम हटानी है तो भाई तुरंत सर के जाते ही उसको रीड मारो, तो तुम्हारा टॉपिक लाइफ टाइम के लिए दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब लाइफ टाइम के लिए 100% नहीं पहुंचा, कुछ देर 100% है, उसके बाद क्या करना है भाई लाइफ टाइम के लिए। और थोड़ी सी चीज है, जब क्लास खत्म हो जाए, मैं तो क्लास खत्म होने के बाद 12th क्लास में क्या करता था, तुरंत भाग जाता था स्कूल बिल्डिंग, जाके रिवाइज करता था। मैं हॉस्टल में था क्योंकि, तो बच्चे रेस्ट करने चले गए, घूमने चले गए, कई बच्चे जो पढ़ने आ जाते थे, तो मैं जाकर तुरंत उसको रिवाइज करता था। अगेन 15 मिनट देता था आफ्टर स्कूल, 15 मिनट्स बस। और इस 15 मिनट्स में जो भी उन्होंने हमको करवाए हैं, ठीक है, थ्योरी वगैरह करवाई है, न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, उनको मैं लिख के प्रैक्टिस करता था। राइट, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करता था और वो मेरा एकदम कंठस्थ हो जाता था आसानी से। कई बार नहीं भी हो पाता था, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, 15 मिनट की जगह कभी कभी 20 मिनट लग जाते थे, लेकिन आसानी से हो जाता था, क्योंकि सर अगर बहुत पढ़ा देते थे तो 2 से 3 पेज स्टार्टिंग में यही पेज रहता है सर का। ठीक है, तो आसानी से हो जाता था, समझ रखी होती थी चीजें, एक आध न्यूमेरिकल होता था, न्यूमेरिकल बस देखना होता था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। लिख के इसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या करो, आराम से जो पढ़ना है तुम्हें, जो तुम्हारा वीक लगे, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, जो तुम्हारा वीक लगे, ठीक है, तुम्हारे पास मोस्ट प्रॉब्ली इन दोनों में से एक होगा। अगर ये है तो ये टाइम चाहिए, अगर तुम्हारे पास बेटे ये है तो इसको बहुत टाइम नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन आंसर लिख के करना। ठीक है, रटने को नहीं बोल रहा हूँ, लिख के करना, जिससे कि लिखने की अगर तैयारी बढ़िया होती है ना, हमारी समझ रखा है, लिख बढ़िया से रहे, तो तुम स्कोर बहुत बढ़िया कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ लिख के करना, क्योंकि हम लोग जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं, 90% जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं, वो लिखते नहीं अच्छा है। सब कुछ आता होता है उनको, उनसे पूछो ये चीज, बोलेंगे सर यहाँ पे पेज नंबर बताते हैं, लाइन बताते हैं प्रॉपर तरीके से। लिखने को बोल दो तो लिख नहीं पाते, लिखना नहीं आता उनको। भाई लिखने के चक्कर में बहुत नंबर कटते हैं, मेरे भी कटे। ठीक है, तो लिखना जरूर, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। मैंने फिजिक्स में करी, जिसमें करी उसमें अच्छा स्कोर मिला देखने को, इंग्लिश में नहीं करी तो अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब 15 मिनट तुमने रिवाइज कर लिया, शाम को 3-4 घंटे के गैप के बाद एक बार फिर से 15 मिनट का बिना देखे सीधे टॉपिक पढ़ना है। कौन सा टॉपिक किया था उसको फटाक से लिख देना, एक बार आगे दोबारा लिखो, उसको कॉपी में लिखते चले जाइए, दोबारा लिखना है और एक बार फिर इसके बाद इसको रिवाइज कर देना, खत्म। अगर तुम्हारे पास दिन में और आधा घंटा मिल जाए, हाफ आवर, तो इसको न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, रटना नहीं है।
फिजिक्स में लास्ट में एक एस एल अरोड़ा अगर वो फॉलो करते हो, नहीं करते हो कोई बात नहीं, कहीं से भी जाके गूगल पे सर्च मार लेना, क्या डालना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसको जरूर पढ़ना है। क्योंकि हमारे देश में भाई 90% बच्चे वही कर रहे हैं, रट रहे हैं। रटने से क्या होगा ना, अपन खत्म हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको अंदर के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता यार, नहीं पता, अपन को आता है, स्कोर किसी से भी अच्छे हैं, ठीक है, रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, हमारे एवरेज जितने स्टूडेंट हैं वो ये नहीं करते, कई तो टॉपर्स भी नहीं करते, टॉपर्स कई तो बड़े माइंडेड है यार, बहुत ज्यादा माइंडेड है, हमारे क्लास के टॉपर्स थे बहुत बेस्ट, ठीक है, दे वर गुड एट एवरीथिंग, बहुत बढ़िया करते थे वो, पता नहीं कैसे, लेकिन उनका कॉन्सेप्चुअल वगैरह सब क्लियर होता था। तो तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखना है। 90% एवरेज बच्चे ऐसा कर पाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल को उन्होंने पकड़ा है, न्यूमेरिकल किया है और थ्योरी को रटा नहीं उन्होंने। तो रटना मत, हो सके तो कुछ समय न्यूमेरिकल को देना, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेम चीज तुम्हारे को केमिस्ट्री में करनी है, वही 15 मिनट 2 टॉपिक अगले दिन के पहले से पढ़ ली, ठीक है, रीड करना है सर के आने से पहले जो उन्होंने एक दिन पहले पढ़ाया, ताकि आज की क्लास में वो बोल दे कि कल तुमने क्या पढ़ा था, तो तुम्हारा हाथ खड़ा हुआ होना चाहिए, मैंने ये पढ़ा था, मेरे को आता है, सर ने बोला ये चीज तुम्हारे कल लास्ट क्लास में हो चुकी थी, हाँ आती है मेरे को, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ठीक है, इतना तो कम से कम हो, है ना, ज्यादा हो गया पेज पलट दिया, फटाक से पेज पलटा, हाँ ठीक है आता, अब तो आता है ना, अब तो ओके है, तो भाई ये काम करना है, समझ गए। नेक्स्ट चीज 15 मिनट्स दोबारा से राइट आफ्टर स्कूल, जब तुम्हारे को टाइम मिल जाए रेस्ट करने के बाद, कभी भी टाइम मिले तो राइट करो उसको, 4 घंटे 3 घंटे के बाद दोबारा एक बार उसको राइट करो, रात में 1 मिनट के लिए बस इसको देखना है, ठीक है, पूरे दिन में मैक्स टू मैक्स 1 घंटा देना है इसको, 1 घंटे में तुम्हारा पूरा फिजिक्स, आई कैन गारंटी, अगर तुमने 1 घंटा पर डे दिया, सबसे ज्यादा मुश्किल है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अभी अभी मैंने बोला था शायद, ठीक है, कि पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो कंसिस्टेंसी भाई, डिसिप्लिन बड़ा मुश्किल है, वो उसको बना के रखना है, 1 घंटा डेली देना ही देना है, बस वही देना, ठीक है, 1 घंटा अगर तुमने इसको दिया, 1 घंटा केमिस्ट्री को दिया, बचा हुआ अपना 1 से 1.5 घंटा इसको दे दो, पर डे तुम 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, तो तुम 11th 12th के पढ़ाई के बाद तुरंत किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, बहुत अच्छा करोगे। रीजन, जो इंसान एक दिन में सेम चीज को 4 बार पढ़ता है, बहुत बिगेस्ट आईक्यू भी अगर उसका हो, वो तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। जापानी ट्रिक है, ठीक है, ये जापानी ट्रिक है, मैंने तो बहुत पहले अप्लाई करी थी, क्योंकि मेरे को किसी ने बताई थी, मैं बहुत ठीक था एक्चुअली, ठीक है, परसेंटेज तो मेरी आ गई, बन गई, वो बाई लक है। आईक्यू लेवल बहुत लो था, बहुत लेबरर था, बहुत गधाबंदी करी, लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो लेबरर वर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क है, सच में स्मार्ट वर्क है। मैंने इसके बाद भी स्मार्ट वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत टाइम देता था, ठीक है, घंटों पूरे दिन मैथ्स में लगे रहे। खैर, मैथ्स को 1.5 घंटा दे दो, 1 से 1.5 घंटा, हो सके तो आरडी शर्मा, मोटी जरूर है थोड़ी सी, ठीक है, 11th क्लास में तो एक ही है, तो मोटी जरूर है थोड़ी सी, लेकिन आरडी शर्मा से अगर तुम करते हो मैथमेटिक्स, तो एग्जाम्पल करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और कोशिश करो, एक्चुअली मेरी इधर फाइल नहीं पड़ी, वरना मैं तुम्हें भी फाइल दिखाता। फाइल में क्या है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं 11th और 12th के, वो आफ्टर स्कूलिंग ना बहुत काम आते हैं। जब तुम किसी कंपटीशन को देने बैठते हो, आज मेरे से बोलो कि यार कंपटीशन है 15 दिन बाद, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को उन बच्चों से आसान पड़ेगा जो बच्चों ने कुछ लिखा नहीं था। मैंने 11th 12th में ना सारी चीजें नोट्स बना के रखी है, क्योंकि भाई जीवन में कुछ क्लियर ही नहीं था, हम एवरेज बच्चे हैं, हमारे को कुछ क्लियर नहीं था कि क्या होना है फ्यूचर में। जिनको कुछ क्लियर नहीं होता ना, वो सारी चीजों मेहनत करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अपन ने लगा के रखा था भाई मैथ्स के सारे फॉर्मूले, सारी ट्रिक्स जो हमारे टाइम में टीचरों ने सिखाई, जो हमने कहीं से देख ली, फोन तो होते नहीं थे, जो हमने कहीं से देखी हमने सारी चीजें लिखी, ठीक है। बायो में क्या करना है, अगर तुम्हारे पास बायो है बेटे, बायोलॉजी है अगर तुम्हारे पास, ठीक है, तो बायोलॉजी में भाई सबसे मेन चीज मैं तुम्हें बताऊं, आजकल के टाइम पे 90% जनरेशन इस काम को नहीं कर रही है बायोलॉजी में, क्या कि डिक्शनरी को फॉलो करो। अगर तुम डिक्शनरी नहीं देखते हो, कौन सी डिक्शनरी भाई, इंग्लिश हिंदी वाली नहीं, बायोलॉजी की अलग से डिक्शनरी आती है, उसको देखो, क्योंकि जिन वर्डिंग्स को हम रटते रहते हैं ना, वो रटने वाली है ही नहीं, वो रटने वाली नहीं है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो या तुम खुद हो बायोलॉजी से, तो ध्यान रखना इस चीज को, दोस्तों तो उसको सजेस्ट कर देना कि भाई एक डिक्शनरी की बायोलॉजी ले ले, बायोलॉजी की सॉरी डिक्शनरी ले ले, बायोलॉजी वाली डिक्शनरी ले ले, जिसमें क्या है बॉटनी और हमारे उसके जूलॉजी के प्रॉपर जितने भी वर्ड्स है ना, जितने भी हमारी टर्मिनोलॉजी आई है, उन सबके मीनिंग लिखे हुए हैं। अगर टर्मिनोलॉजी के मतलब पता है तुम्हें, तो तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो उसको,
ठीक है, उसमें कभी याद नहीं करना पड़ेगा, सिंगल चीज याद नहीं करनी पड़ती। मैं पढ़ाता हूँ जो बायोलॉजी, तो हमेशा बच्चों से बोलता हूँ बेटा इसका मतलब ये है। बच्चे कई बार बोलते हैं सर मतलब हर चीज का, हाँ भाई मतलब पता होगा तभी तो करेंगे। ये थोड़ी है कि भाई ये कॉन्जॉइंट है, रेडियल है, ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, यार किसी को क्या ही पता है ना। अब हम बता दें भाई एक्टिनोमॉर्फिक ये होता है, बताएं उसको भाई इसका मतलब ये होता है, तब तो क्लियर भी हो, है ना। मैं इंग्लिश बोल दूं, पूरा सेंटेंस बोला, पूरा सेंटेंस बोलने के बाद बोलते सेंटेंस का मतलब ये है। एक प्रॉपर वर्ड का मतलब अगर मेरे को नहीं पता तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, सटीक नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, तो वो मैंने क्रैम कर लिया, रट लिया उसको, मगअप कर लिया, कंप्लीट नहीं किया उसको, ठीक है। वो हमेशा के लिए नहीं हुआ, फॉरएवर के लिए नहीं हुआ, एक ना एक टाइम पे वो सेंटेंस दिमाग से निकल जाएगा। वर्ड अगर किया तो कम चीज याद करनी, छोटी चीज याद करनी, वो आसानी से नहीं आती, ठीक है। तो बायोलॉजी में भाई डिक्शनरी फॉलो कर लो, इसके अलावा इसमें हो सके तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर लिख के प्रैक्टिस करो। ये मैंने अपने टाइम में किया था और एक समय तक मैं नहीं करता था, तो मैं सही बताऊं तो 11th क्लास के फर्स्ट टर्म में मेरे नंबर बहुत डाउन गए थे बायोलॉजी में। कारण क्या था, पढ़ता बहुत था, चैप्टर्स के जो है ना हमारे, मैं तुम्हें बायोलॉजी की अपनी बुक दिखाता हूँ, हमारे जो चैप्टर्स हैं मेरे पास ही है, ठीक है। सारी चीजें मैंने एज इट इज लिख रखी थी, ये रटी हुई थी मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बोलना शुरू करता तो एक एक वर्ड मेरे को रटा हुआ था, बट स्टिल नंबर कम है भाई। नंबर क्यों कम है, याद करा ना मैंने, समझा नहीं उस चीज को। क्वेश्चन कुछ पूछता था, आंसर कुछ ठोक देता था। फिर एक सिंपल सी मैंने बुक फॉलो करी, उसमें देखा कि यार क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखे होते हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को मैं बार बार पढ़ता था, आइडिया लगना शुरू हुआ, पैटर्न बदल गया। हमारे टाइम में कई बच्चे ऐसे थे जिनकी 10th में 60 या 70% बन रही थी, 70% तक कम थे, बहुत कम बच्चे थे, ठीक है। 70 to 80% वाले बच्चे थे, वो बढ़ के भाई 90 प्लस में पहुंच गए, वो 90 प्लस में पहुंच गए। और हमारी 90% क्लास के बच्चे जिनके भाई 90% प्लस थे, ठीक है, जिनके 90% प्लस थे, एक्चुअली सभी स्कूल में रिजल्ट खींचना बड़ा आसान होता है, मैक्सिमम बच्चों के 90 प्लस होते हैं, ठीक है। 70 से 80 के बीच में हमारे एक्चुअल में 2-3 बच्चे ही थे, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली याद नहीं, 2-3 ही थे, शायद इससे भी कम थे, बाकी सब 80% प्लस बने थे। लेकिन इन्होंने 11th क्लास में बहुत बूम किया और कई बच्चे जो 90 प्लस थे वो भाई गिर गए। 11th क्लास में वहाँ बुरा हाल होता है, तुम्हारे यहाँ भी बुरा हाल होता है एक्चुअल में। स्कूल वालों का क्या है ना, वो दिखाते नहीं है, कभी भी नहीं दिखाते। तुम फेल हो रहे हो, तुम कम आ रहे हैं, कह रहे 11th क्लास में पास करो, फीस मिलेगी पूरे साल की, ये तुम्हारे साथ खेल खेला हुआ उन्होंने। तो खेल में मत पढ़ना, तुम मस्त से उसको देखना। 70 to 80% जो है ना हमारे बच्चे, वो भाई जो इसके बीच में थे वो 90% प्लस ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके समझना शुरू किया चीजों को, उनके दिमाग में खुलना शुरू हुआ। एवरेज बच्चों के लिए 11th क्लास जो है, 11th और 12th जितने बच्चे एवरेज है, 70 से 90% वाले बच्चे जितने भी एवरेज हैं, उनके लिए ये गोल्डन क्लास है। अगर वो चाहे तो सारी चीजें समझ के इस बार एकदम मस्त कर सकता है, एकदम मस्त, एकदम टकाटक हो जाएगा कि भाई इसके बाद अपन दिखने लगेंगे कि हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्या था, क्लास के टॉपर्स थे, वो रट लेते थे, वो चीजें कर लेते थे, उनका काम हो जाता था, हमसे नहीं हो पाता था भाई। हम रटते भूल जाते हैं, ठीक है, हमारे बस की नहीं है। तो रटने का भी पैटर्न है, कम मेहनत से ज्यादा काम, ठीक है, इनपुट कम दिया आउटपुट ज्यादा लिया। इसमें भी सेम चीज है, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है। अगर इसकी बात करें तो इसको भी बेटा 1 घंटा ही देना है। अगर तुम इसमें हो तो इसको करीबन 1.5 घंटा देना है, ठीक है। इन सबसे ज्यादा दो, और ज्यादा दे सकते हो तो और ज्यादा दो, ठीक है। रात का टाइम तुम यूटिलाइज कर सकते हो। अभी तो गर्मी छुट्टी है, गर्मी छुट्टी का प्लान मैं तुम्हें अलग से दूंगा, क्या करना है ये तुम्हारा यूजुअल है डेली का, ठीक है। इस चीज को फॉलो करो। 11th क्लास बहुत बढ़िया जाने वाली है। तुम्हारे पास इसी की वीडियो जिस दिन ये मॉर्निंग में मिली है उसकी उसी दिन इवनिंग में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। सेम 11th क्लास 12th क्लास में गर्मी छुट्टी में कैसे पढ़े, गर्मी छुट्टी में कैसे पढ़े, उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। वो डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल में जो हमारा है एक्चुअल में पूरी साल जो चलने वाला वो ये है, इन पे ध्यान रखो और जितना हो गया उनको रिवाइज करो, जितना हो गया उसको रिवाइज करो। हो सके तो मैक्स टू मैक्स अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। रटने वाली क्लास नहीं गई, क्योंकि वो एक है ना, बोलते हैं काबिल बनो, ठीक है। हाँ, तो काबिल बनने वाली क्लास है ये, ठीक है, ठीक है। तो अपन काम करते हैं, रटते नहीं है, चीज़ों को एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझ के, कोई साथी मिल जाए तो उसको समझाओ, उसको बताओ और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइव क्लास लेना शुरू करूँ 11th क्लास की, तो अगर मैक्स टू मैक्स बच्चे मिलते हैं, आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारी 11th क्लास की लाइव क्लास लीजिए, तो जरूर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, वेरी सुन। तब तक ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, मस्त रहो और प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। क्लास है, कट जाएगी आराम से, चलो।